उत्तराखंड के बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड का मामला एक बार फिर से जोर पकड़ने लगा है। इतना ही नहीं बल्कि अंकिता को न्याय दिलाने के लिए जनता सड़कों पर उतर चुकी है, जिनका कहना है कि वीआईपी का जल्द खुलासा कर उसे हिरासत में लिया जाए। हालांकि इंटरनेट और मीडिया पर प्रसारित हो रही सूचनाओं को लेकर प्रशासन ने कहा है कि ये खबरें सब भ्रामक हैं। इतना ही नहीं बल्कि पुलिस का कहना है कि इस प्रकरण में कोई वीआईपी शामिल नहीं है। आपको जानकारी देते चलें कि अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में एसआईटी के एसपी शेखर सुयाल और एसपी देहात जया बलूनी ने बीते शनिवार को मीडिया से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि न्यायालय में प्रस्तुत सबूतों और एसआईटी की ओर से की गई विवेचना और तथ्यों के आधार पर 3 आरोपियों को दोषी ठहराते हुए उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई जा चुकी है। इतना ही नहीं बल्कि उन्होंने स्पष्ट किया है कि इस मामले में किसी भी प्रकार के साक्ष्य नष्ट नहीं किए गए हैं और ना ही छुपाए गए हैं। जिस कमरे को लेकर यह भ्रम फैलाया जा रहा है कि उसे सबूत मिटाने के उद्देश्य से तोड़ा गया है, उस कमरे की वीडियोग्राफी समेत समस्त सबूत न्यायालय में विधिवत रूप से प्रस्तुत किए जा चुके हैं। पुलिस प्रशासन का कहना है कि वीआईपी एंगल सामने आने के बाद पुलिस ने रिजॉर्ट में आने जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति की गहन जांच की, जिस पर उनका कहना है कि इस मामले को लेकर अफवाह फैलाई जा रही है कि कोई वीआईपी इस प्रकरण में शामिल है। गौरतलब हो कि अंकिता भंडारी हत्याकांड का मामला कहीं न कहीं ठंडा पड़ गया था, लेकिन इस मामले ने एक बार फिर से तब तूल पकड़ा जब एक्ट्रेस उर्मिला सनावर की ओर से फेसबुक लाइव और ऑडियो रिकॉर्डिंग के माध्यम से पूर्व विधायक समेत अन्य लोगों पर अंकिता प्रकरण को लेकर गंभीर आरोप लगाए गए। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए एसआईटी का गठन किया गया। वहीं उर्मिला को नोटिस जारी कर हाजिर होने और अपने बयान दर्ज करने को कहा गया। हालांकि उर्मिला अब अपनी सुरक्षा की मांग कर रही है। तो अंकिता प्रकरण आप सब लोग जानते हैं, जो हमारी बिटिया के साथ नाइंसाफी हुई, एक अच्छा जीवन जीने का हक उसको भी था। तो 2022 की घटना है। 18 तारीख का ये इंसिडेंट हम मान रहे हैं जिस दिन से उस बिटिया की मिसिंग रिकॉर्ड में है। तो 18 तारीख के बाद जब वो अगले दिन उस जो 3 एक्यूज्ड हमारे हैं, उन्होंने एक प्लान किया कि हम पटवारी चौकी में जाके, क्योंकि रेवेन्यू एरिया में वो रिजॉर्ट आता था, उन्होंने जो लोकल पटवारी थे उनके यहाँ एक कंप्लेंट दी। साथ ही जो बिटिया का मित्र था जो जम्मू कश्मीर में रहते हैं, उनसे भी कांटेक्ट किया। और ये फैक्ट है कि 2 दिन पहले 18 तारीख से मिसिंग हमारी बिटिया थी और 15 और 16 को 2 रात वो जो मित्र है वो अपने दोस्त के साथ वहाँ आया था। तो इन तीनों ने ये फ्रेम करना चाहा कि शायद अंकिता मॉर्निंग में हमारे रात को वापस आई थी और सुबह उसकी मिसिंग है और वो उसके साथ चली गई है। तो ये खुद पटवारी के पास जाते हैं। इसी दौरान मम्मी, उनके जो पेरेंट्स हैं हमारी पीड़ित मृतका के, उन तक भी बात जाती है और अगले दिन वो मुकदमा दर्ज होता है मिसिंग में। इस दौरान 2-3 दिन तक मिसिंग में ये सारी कार्रवाई होती है, यहाँ होगी वहाँ होगी। इस दौरान जो विवेचना के दौरान हम लोग समझ पाए और जो सिनेरियो था, ऐसा लगा कि इन तीनों ने 18 तारीख की रात की जो घटना थी और अगले दिन मॉर्निंग में जो एक की प्लानिंग करी, इस प्लानिंग के तहत वो ये डाइवर्ट करना चाहते थे या एक सिनेरियो क्रिएट करना चाहते थे कि बिटिया रात को शाम को हमारे साथ गई थी, तो रात को ही वापस आई है और मॉर्निंग आवर में अपने कमरे में नहीं है। इसका मतलब ये इनडायरेक्टली अपने स्टाफ को और उसके जो मृतक है उनके परिजनों को ये जताना चाह रहे थे कि 2 दिन पहले वो 2 शख्स जो बंदा आया था उसके साथ वो गई होगी। और 2-3 दिन तक इसी लाइन में काम हुआ, लगातार चीज़ें हुई। तो जो पुष्पदीप उस दोस्त का नाम है, उस तक जब मृतका के मदर फादर की अप्रोच हुई, उनके साथ आशुतोष नेगी जी, मैं उनको धन्यवाद पे करूँगा कि लगातार उन्होंने इस पूरे केस में परिजनों के साथ और हमें भी जो संभव मदद थी वो लगातार दी है और उन्होंने इस मुद्दे को बहुत संवेदनशीलता से समझा और उसके हर पहलू पे काम किया। वो भी उनके टच में थे। तो इस दौरान कुछ चीज़ें, अब मैं 20 और 21 की बात बता रहा हूँ, कुछ चीज़ें जो वो मित्र के पास थी, जो वो ये बता सकता था कि शायद पीड़िता या अंकिता जो बिटिया है उसके साथ ये सब चीज़ें हुई थी। एक अनुमान उसने परिजनों के साथ शेयर किया कि मेरे पास इस टाइप की चैटिंग है। उसने चूंकि 2 दिन पहले वो 2 दिन वहाँ रह के गया है, तो स्टाफ से भली भांति वाकिफ है, तो उन लोगों से भी उन्होंने बात करी। तो 22 तारीख को जब ये केस हमें दिन में हैंडओवर हुआ पुलिस के, तो मैं
चूँकि तत्कालीन एएसपी पौड़ी था और बाद में एसआईटी का भी मेंबर बना, तो मेरे सामने ही उन तीनों को पकड़ा गया है और उनकी अरेस्टिंग हुई। इंटरोगेशन का मैं खुद साक्षी हूँ। उन्होंने जो घटनाक्रम बताया, चूँकि पिछले 5 दिनों तक 18 तारीख से आज 22 तारीख तक 5 दिन हो गए, इस 5 दिन तक एक नैरेटिव उनके द्वारा पूरे पब्लिक में, मीडिया में या परिजनों में दिया गया कि वो गई थी, वापस आई और मिसिंग है। तो हमने जो प्रॉपरली इंटेरोगेट किया तो उन्होंने जो तथ्य हमको दिए, उस तथ्य से ये बात तय हुई कि जो 2-3 दिन पहले या सोशल मीडिया में जो आप देखते हैं एक्स्ट्रा सर्विस वाला टर्मिनोलॉजी, एक शब्द आपके संज्ञान में आया है और उसको प्रेशराइज किया जा रहा था, तो इस बात की पुष्टि भी हमने उस एंगल से उनसे पूछताछ करी तो उन्होंने एडमिट किया कि साहब हाँ, वास्तव में हम उससे इस टाइप की कुछ मांग चाह रहे थे और वो तैयार नहीं थी, तो हम ऐसा कुछ हमने प्लान किया। और रात को 18 तारीख की रात को, क्योंकि उस समय 9 बज के कुछ मिनट में फ़ोन हमेशा के लिए ऑफ हुआ है हम मृतका का, तो हमारा मानना है कि वो घटना का टाइम था और घटना का स्थल। उसके बाद चूँकि मैं इस बात का साक्षी हूँ, उन तीनों को पकड़ने के बाद हमारी टीमों ने उस घटना स्थल को, जहाँ पर उन्होंने बताया था कि यहाँ पर वो चीज़ घटना हुई है, हमने उसको धक्का दिया। उस स्पॉट पे हम लोग, जो हमारी विवेचना का पार्ट होता है, इंडिविजुअली एक एक करके हमने तस्दीक किया तो फुल प्रूफ था। उसके बाद अगला जो हमारा टारगेट था, क्योंकि जिस दिन इन्वेस्टिगेशन पुलिस के हैंडओवर हुई है 22 तारीख की शाम को, उसी दिन हमारा जो पूर्व आईओ है एसएसआई लक्ष्मण झूला, वो उस रिजॉर्ट में गया, क्योंकि तब तक ये तीनों हमारी पकड़ में नहीं थे। रिजॉर्ट के लोगों से पूछताछ की, बिटिया उस दिन में रो रही थी, वो उसको कहीं जाना था, उसका बैग पैक था, ये सब चीज़ें आई और ये भी तय हुआ कि वो जबरन उसको अपने साथ कहीं लेके गए थे, लेकिन वापस आने की पुष्टि किसी ने नहीं करी। बने रहिए पहाड़ से मैदान की हर खबर के लिए देवभूमि दर्शन के साथ।